प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आज की रात पंजाब की सियासत के लिए अहम, तख्ते लाहौर किसका होगा फैसला कुछ घंटों में। पंजाब की वजारत आला से हटाने के लिए वफाकी हुकूमत परवेज इलाही के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन करने जा रही है। गवर्नर हाउस लाहौर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे नैब तरामीम का फल मिलना शुरू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सबसे पहले रिलीफ मिल गया। अदालत से तोशाखाना रेफरेंस वापस। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से क्या कुछ हासिल किया और हुकूमती खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया गया, इसकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दस्तावेजात के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और प्रेसिडेंट 92 न्यूज। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। मालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे क्लास साहब थोड़ी देर में। पंजाब की सूरत हाल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मालिक साहब से मैं सवाल करना चाह रही हूँ वो तो मैं उनके लिए रखती हूँ, लेकिन एक सिचुएशन जो नजर आ रही है वो बहुत क्योटिक। मालिक साहब साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। पहले तो आपको मुबारक हो सर, प्रेसिडेंट उसके चैनल 92 के सर। इट्स अ बिग ह्यूज पोस्ट फॉर एनी वर्किंग जर्नलिस्ट सर, तो हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारक हो सर आपको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तरक्कियां दे और आप अपने मकसद में कामयाब रहें सर। बहुत मेहरबानी सर जी। अब आप अच्छा मालिक साहब, पंजाब की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। पंजाब में गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ जो है स्पीकर की रूलिंग सामने आती है और फिर इजलास नहीं हो सका अभी तक जब हम बात कर रहे हैं। अब विफाकी हुकूमत के पास आपके ख्याल में जो कानूनी और सियासी ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? देखें, उन्होंने तो अपने ऑप्शंस क्लियर कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब मेरे शो में आए हुए थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि जी हमने तो हमारे नजदीक तो वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे क्योंकि उन्होंने गवर्नर की हिदायत के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया। लेकिन आई थिंक ये 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं ताकि आज का दिन खत्म हो जाए, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि जी 4 बजे नहीं, लेकिन टेक्निकली वो दिन खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा केयरफुली बात की कि अब गवर्नर की मर्जी है वो आज रात को नोटिफिकेशन कर दें या सुबह कर दें। लेकिन मेरी एक और लीडर से बात हुई जो उस मीटिंग में शामिल थे, इनफैक्ट वो गवर्नर हाउस में थे जब मैंने उनको प्रोग्राम के दौरान फोन किया, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली। उन्होंने कहा जी इट विल बी ओवर टुनाइट। और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 12 बजे के फौरन बाद, मेरे ख्याल में 12:30 व्हाटएवर, वो शायद आज रात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। जी अच्छा मालिक साहब, कानूनी तौर पे राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला नहीं रहते, और जिस तरह से उनका ये भी कहना था कि ग़ालिबन उनका कल का ये बयान था कि जो सीएम हाउस है उसको सील कर दिया जाएगा, तो कानूनी एक तो ठीक है वो बात कर रहे हैं अपना जो उनकी प्लानिंग है उसके हिसाब से वो उसका इंडिया दे रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो ये एक्सरसाइजेबल है? नहीं, आज उन्होंने उसको सॉर्ट ऑफ एक बैक ट्रैक किया मेरे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि जी वो, मैंने तो ये कहा था कि ही विल सीज टू बी सीएम, तो उसको सील शायद समझ गए सारे, तो वो आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा उसको टोन डाउन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, मैंने कहा क्या गवर्नर आज है या अब आप क्या वो नया लीडर ऑफ द हाउस क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं जी, कानूनन हम वेकेंट तो नहीं कर सकते, तो नया चीफ मिनिस्टर के फैसले तक तो यही इन्हीं को शायद गवर्नर साहब कहेंगे कि कंटिन्यू करें, और आइन के मुताबिक भी यही है। लेकिन आई थिंक कल सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि झगड़ा तो यही है ना। स्पीकर साहब ने कहा कि आप सेशन एक चल रहा था तो इसलिए दूसरा सेशन कॉल नहीं हो सकता, और अब सांस ये लिया हुआ है पंजाब में पीटीआई ने कि अभी तो मसला गवर्नर और स्पीकर के दरमियान में चल रहा है, तो चीफ मिनिस्टर तो अभी बनता ही नहीं है उनका डी-सीट होना। तो ये बेसिकली अब सारे कानूनन ही अब तो लीगल बैटल है, अब पॉलिटिक्स से तो बात आगे इस वक्त निकली हुई है। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि कोर्ट्स में जाएगा और आगे दोबारा हाउस के अंदर ही रिजॉल्व होगा। अच्छा मालिक साहब, आपने क्योंकि अगेन बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है पंजाब को भी, आप वहाँ पे आपने करीब से देखा हुआ है, इस्लामाबाद को देखा हुआ है, बल्कि जितने प्लेयर्स ऑफ द गेम हैं आप सबके इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं, रिपोर्ट भी कर चुके हैं, ग्रिल भी कर चुके हैं, क्वेश्चनिंग, आपको सारी चीज़ों का एक उसका अंदाज़ा है कि वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। आपके ख्याल में ये गेम किस तरफ जाती लग रही है? हु इज़ गोइंग टू विन द बैटल ऑफ पंजाब? क्योंकि पंजाब ये पानीपत है, जो पानीपत जीतता है वो दिल्ली पे बैठता है, तो पानीपत को जीतने के लिए सारे फोर्सेस वहाँ पे इस वक्त जमा हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपका अपना एनालिसिस क्या है कि क्योंकि अगर इनके पास बंदे पूरे होते तो परवेज अली साहब को बुलवा के वो आके अपने एतमाद का वोट ले लेते, तो आप समझते नहीं है कि बंदे इनके पास भी पूरे नहीं है, लिहाजा ये
गेम डामाडोल है सर? रऊफ, आई थिंक अभी चल रहा है वन स्टेप एट अ टाइम। पहली चीज थी कि उन्होंने कहा हमने असेंबली तोड़नी है, इन्होंने कहा पहले असेंबली तोड़ना रोकें जी। और शायद इनका ये भी ख्याल है कि एक परसेप्शन तो बनता है ना कि इमरान खान जो कहते हैं हर बारी वो कर नहीं पाते, और उनके ख्याल में ये भी एक डिमिनिश करता है उनके स्टेटस को। और वो मानी खेज बयान परवेज इलाही साहब का मत भूलें जो उन्होंने उस दिन जनरल बाजवा के ऊपर कहा, और जो आप भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को समझते हैं, जितने नॉलेजेबल ऑब्जर्वर्स हैं वो तो कह रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट का जवाब आया है उस तकरीर को जो एक दिन पहले इमरान खान साहब ने की दोनों चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठा के, और वो बाजवा की बात नहीं कर रहे थे जनरल बाजवा की, वो बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट। और फिर जो परवेज इलाही साहब का 1.5 घंटे के बाद जवाब आया वो उधर का जवाब था। और आज भी उन्होंने फिर जनरल बाजवा में बातचीत की, खान साहब ने ये भी कहा तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सो वाइल एट वन लेवल एक लड़ाई सामने चल रही है बिटवीन पीडीएम और इनके और सारे, एट द सेम टाइम मुझे एक पैरेलल ये भी चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये मेरा ख्याल है कि ये अभी इसके व्हील्स विद इन व्हील्स मूव कर रहे हैं, और ये इतनी सिंपल चीज नहीं है कि हम इतना कहेंगे क्योंकि देखें इसमें क्या होगा, चले आप 10 दिन डिले कर लेंगे, आप 15 दिन डिले कर लेंगे, अल्टीमेटली बात तो वापस यहीं पे आनी है। रिलीफ अगर मिलनी भी होगी, लेट्स से ये डी नोटिफाई कर देते हैं, तो जिस तरह वोटू साहब के केस में हुआ था, कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी अच्छा जी चलें आपको टाइम दे देते हैं, लेकिन आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आप ये करें, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मालिक आपने बड़ी अहम बात की, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अदालत कह देती है कि जनाब हम आपके चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, जाएं जी वो कहें जी पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, सारी की सारी ये र्यूमर्स वगैरह कंपनी खत्म हो जाएंगे, फिर आप समरी भेज दीजिएगा गवर्नर को, तो फिर इनके पास बंदे पूरे हैं? आपका ख्याल है जितना पैनिक हमें नजर आ रहा है दोनों साइड्स पे, उधर भी है इधर भी है, बंदे पूरे कर लेंगे? देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की और चीज है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की टोटली जिम्मेदारी है दो मुख्तलिफ कैंप्स में। मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। ये लोग पीडीएम वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ये कहते हैं कि जी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे। अब वी डोंट नो, आज जब उन्होंने कहा कि पार्टी की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जी तमाम मेंबर्स ने अपना राइट दे दिया है परवेज इलाही साहब को, लेकिन वो 10 मेंबर्स आई डोंट थिंक शो नहीं हुए, या मैंने मिस किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो शो भी हुए हैं, जाके हुए हैं शो, शायद आपको पता हो, मुझे नहीं पता। नहीं मैंने भी नहीं देखे। अच्छा आपको क्या लगता है कोर्ट की, जैसे आपने बात की कि मामला वहाँ पे जाते हैं, जो वो इल्ज़ाम लगते थे माजी में कि लाडला का वो जो स्टेटस था इमरान खान साहब का, एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगते थे, पिछली पे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और सारे ये लोग कहते थे कि देखें जी वो लाडले हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कहती, अदालतें भी कुछ नहीं कहती। आपको लगता है कि वो लाडले का स्टेटस अभी बाकी है, या खान साहब को स्टेटस से वो हटा दिया गया, लिहाजा उनके लिए मसाइल जो है ना वो बढ़ रहे हैं? जैसे आज हमने आजम सवाती साहब का देखा है कि ज़मानत के उनके चांसेस से तो नहीं मिली उनको ज़मानत, तो आप समझते हैं कि पंजाब में उनको फेवरेबल उनको फैसला मिल जाएगा परवेज इलाही साहब या खान साहब को? नहीं, फौरी तौर पे तो नहीं। और देखिए परवेज इलाही साहब के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, जितने दिन लटकते हैं वो तो खुश हैं, और जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिसीव भी किया गया था खुली बाहों से, वो भी आपके सामने ही है, वरना बड़े आराम से उसको डिले किया जा सकता था अगले दिन तक, व्हाटएवर। लेकिन बात यह बड़ी सीधी सी बात है, जो चेंजेस खान साहब चाहते थे, जो चीफ आए वो इनको थे उसमें प्रॉब्लम्स, वो इनकी मर्जी की बात नहीं हुई, ना डीजीआई चेंज हुआ, ना डीजीसी चेंज हुआ, एक दो और अपॉइंटमेंट्स हैं जो इनके लिए परेशान कौन है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के रवैये में तो कोई वाज़ेह तब्दीली नजर आ नहीं रही। तो मुझे तो फ्रैंकली ये जो मेन शो है, ये हो सकता है आने वाले दिनों में साइड शो बन जाए और मेन शो कुछ और बने। अच्छा आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस पूरे खेल में शामिल नहीं है? क्योंकि उनकी मुलाकातें हुई थी पहले यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का, बताया जा रहा था जब आए थे इमरान खान साहब से मिलने से पहले, वो जैसे आज जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, कोई फाइनल डेट नहीं दी, आखिर इमरान खान साहब ने बिठा लिया उनका, उससे पहले मुलाकातें करके गए यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में। तो कहीं पे ये खुद तो इसमें पूरी स्कीम में शामिल नहीं है कि जनाब के मेरी भी फेस सेविंग रहेगी, तुसी भी अपना काम यानी पाल और बात की बात देखें, क्योंकि मुस्तकिल पार्टनर तो उनके आपको पता है अलाइंस जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, आप खुद भी बता रहे हैं कि वो कोई चेंज नहीं आ रही, बड़ा सख्त है बल्कि रादर, तो चौधरी साहब खुद तो कोई गेम नहीं डाल रहे सारी मिला के? नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट ही उनके लिए अच्छा है,
अगर किसी भी वजह से डिले होता है, उनका तो इक़्तिदार बढ़ रहा है, उनको तो पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बकौल खान साहब की उम्मीदों के वो जीत भी जाते हैं, गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं, तो इनको तो पता है कि इन्होंने सीएम नहीं बनना, इनको तो पता है कि इन्होंने सीएम नहीं बनना, तो इनका तो सीएम का ये आखिरी स्टेंट है ना। तो नहीं, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें मतलब है तो फिर तो कभी भी मौका मिल सकता है ना, जरूरी तो नहीं होता, इट्स नॉट एंड ऑफ द डे। वो तो मुस्तकिल पर आपके वो अलाइज हैं, मुस्तकिल पार्टनर हैं, मुलाकातें भी होती रही जैसे मैंने कहा, वो इसको उन्होंने कंफर्म भी किया है, मतलब DISI की मुलाकात तो खुद कंफर्म किया चौधरी साहब ने मारिया जुल्फ़िकार साहबा के शो में, कहा मेरी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद उनके रवैये थोड़े से बदले थे, मुलाकातें तो कर रहे हैं वो अभी भी। हाँ, तो वो तो आप देखिए, उन्होंने तो अल्टीमेटली उधर ही जाना है, इसलिए तो मैंने कहा है कि मुझे लग रहा है ये दो पार्टीज का जो सा अभी मेन शो है, ये अल्टीमेटली इसकी हैसियत से साइड शो की हो जाएगी, और ये मुझे जो चीजें जाती नजर आ रही हैं, वो फिर मुझे एक स्टैंड ऑफ नजर आ रहा है, शायद खान साहब का और एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टैंड ऑफ हो, और जाहिर अगर ऐसा कोई स्टैंड ऑफ हुआ तो आपको पता है कि चौधरी साहब किधर खड़े होंगे। वही मैं कह रहा था ना, चौधरी साहब ने तो उन जनरल बाजवा साहब हालांकि एक्स आर्मी चीफ हो गए हैं, उन्होंने उस मामले में इमरान खान साहब को बड़ी खड़ी खड़ी सुना रही है। और अभी आपने स्टैंड ऑफ की बात की, तो इमरान खान साहब क्या सोच रहे होंगे, जो इमरान खान साहब की अभी वो ऑडियो लीक्स वगैरह आई थी, डेफिनेटली इट माइट बी एम्बैरेसिंग फॉर द उनके फॉलोअर्स के लिए, उनके अपने लिए है या नहीं है, बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट को वो ब्लेम करेंगे इस मामले में, या समझेंगे किसी और ने ये काम किया है? यार खान साहब की सोच पे फ्रैंकली मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, आपको भी पता है खान साहब को सिर्फ खान साहब को पता होता है, वो टोटली ही इज केपेबल ऑफ थिंकिंग एनीथिंग एंड डूइंग एनीथिंग, इसीलिए तो उन्होंने मुसीबत भी डाली हुई है सबको कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, और उनकी रेड लाइंस, वो अपनी रेड लाइंस खुद ही डिसाइड करते हैं, तो वो कन्वेंशनल रेड लाइन में तो बिलीव करते नहीं हैं। अच्छा, इसका ये जो ये कल खान साहब ने बुलाया हुआ है पंजाब हाउस, ये गवर्नर पंजाब के बहर 5 बजे कि लोग इकट्ठे हों, आप कैसे इसको फोर्स कर रहे हैं? कोई क्लैश हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा, पुरसकून पुरअमन वहाँ पे एहतजाज होगा, लाहौरी बहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, या उससे पहले ये गवर्नर राय लगाएंगे या चौधरी परवेज अली को डिसीड करके पावर्स ले लेंगे गवर्नर साहब, ताकि पुलिस वगैरह वो चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाए, और कल माब अगर आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट कल अवॉइड करेगी, लाइक जो PTM वाले हैं जिनकी बातों से मुझे लग रहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें करते हैं उससे तो जो ये डायलॉग वगैरह मार रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कल ये नहीं चाहेंगे कि बात ज़्यादा बिगड़े, बिकॉज ये भी चाहेंगे कि लीगल काम फंसे, उसी में ज़्यादा बात हो, और कन्फ्रंटेशन ये अवॉइड करेंगे कल। नहीं, अगर फिर इनके पास इतने स्ट्रांग एलिमेंट्स हैं, बंदे पूरे हैं, चौधरी परवेज अली साहब इनके साथ खड़े हैं, लोग भी खड़े हुए हैं, कोई खतरा नहीं है, तो फिर कल माप बुलाने की क्या जरूरत पेश आ गई गवर्नर हाउस के बहर सर? और अदालत में अगर मामला जाना है जैसे आप कह रहे हैं, तो अदालत के जरिए भी चीजें हो सकती थी। देखिए खान साहब एक चीज तो कन्विंस है ना रऊफ साहब, वो कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है, और वो बार बार अवाम को दिखा के वो चाहते तो यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करे, और जो उनके दरमियान में फासले है वो किसी तरह खत्म करें। लेकिन वो मुझे किसी से बात हो रही थी मेरी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे से, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा यार एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करने का तरीका होता है बिहाइंड द सीन्स आप बातचीत करते हैं, गलतफहमियां दूर करते हैं, आप पब्लिकली टेक ऑन नहीं करते एक दूसरे को, वो कभी भी बिगाड़ कम नहीं होता। सो मे बी खान साहब थिंक्स के, वो याद है मरियम का एक फेमस डायलॉग था, पहले मजामत फिर मफामत, वो हो सकता है कि वो कन्विंस हो कि एस्टैब्लिशमेंट शायद तभी उनसे बात करेगी जब वो भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। आप कुछ मालिक अच्छा मालिक साहब, थोड़ा सा दरमियान में आपने जिक्र किया परवेज इलाही की, थोड़ी सी हम पोजीशन की अगर बात करें कि ये तासुर मिल रहा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरव्यू दिया, तो उसमें ऐसे मिल रहा था एज ही हैज़ सम सपोर्ट, और उनकी कुछ अहम मुलाकातों का भी जिक्र था कि उनकी मुलाकात हुई है और फिर उसमें उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो प्रॉब्ली वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। बट अभी जो सिचुएशन बन रही है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है, उनको कोई सपोर्ट है, या वो अपनी ओन पे हैं? क्योंकि इस वक्त तो रिवर्स हो गई है सिचुएशन। नहीं देखिए, उन्होंने उसका तो अपनी सपोर्ट नहीं फेंकी हुई ना खान साहब के साथ, जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एलआई की। क्वेश्चन मार्क्स तो हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कल उन पर सख्त बयान दिए कि जी देखें वो प्रेशर नहीं दे सकते टेलीफोन कॉल्स का जिस तरह खान साहब देते हैं, और बहरहाल खान साहब ने खुद भी कहा कि ठीक है उनके ताल्लुकात बेहतर रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उनकी अपनी राय है, इफ्स एंड बट्स तो हैं। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी चौधरी साहब को कोई मजबूरी भी है पत्ते शो करने की। अभी वो क्यों पत्ते शो करेंगे? अभी उनकी निगोशिएशन चल रही हैं सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी। आई थिंक जितना इफ्स एंड बट्स का उनको फायदा ही होगा,
उनकी बेहतर बारगेनिंग हो जाएगी खान साहब के साथ। अभी जो हम सुन रहे हैं कि जी 30 वो एडजस्टमेंट्स मांग रहे हैं प्रोविंशियल सीट्स पे और करीबन कोई 15 मांग रहे हैं नेशनल असेंबली पे। मेरी आज की इत्तला ये है कि शायद इनको 15 पे बात ऑफर हुई है प्रोविंशियल पे और 8 MNA की सीट्स की बात हो रही है। अगरचे मैंने पूछा था फवाद चौधरी साहब से आज, तो कहा नहीं अभी फाइनल नहीं हुई, अभी तो मैं भी अभी पहुंचा हूँ, अभी इसमें बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ है। सो आई थिंक ये एम्बिग्विटी चौधरी साहब को सूट करती है, बिकॉज इस एम्बिग्विटी को वो अपनी सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूला में भी यूज अच्छा मालिक, आप एक और फिनोमेना हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े घाघ सियासतदान, इमरान खान साहब की 26 साल की मेहनत, जरदारी साहब माशाल्लाह 40 साल से सियासत में, चौधरी इसके बाद बाकी ये शरीफ फैमिली 50 साल से सियासत में, तो आजकल तो लगता है सारी की सारी गेम जो है वो इस मुने चलाई और सालेक के पास आ गई है, वो मैनेज कर रहे हैं, वो मैनूवर कर रहे हैं, और दोनों इमरान खान साहब भी उसी मुने से डील कर रहे हैं और यहाँ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ये भी सालेक से ये डील कर रहे हैं। सो चौधरी के बच्चे जो हैं, इन चौधरीयों के बच्चे जो हैं माशाल्लाह, वो लगता है बड़े बड़े घाघ सियासतदानों पे भारी पड़ गए हैं सर। अब इनको उनसे मुज़ाकरात करने पड़ गए, उनकी शरायत पे आना पड़ गया सर। दूसरा बात है नंबर्स की, वो भी 180 लेके बैठे हुए, ये भी 180 लेके बैठे हुए, तो फिगर तो 10 का मैजिक फिगर तो PMLQ के पास है ना। इसमें बच्चे छोड़े, उनका मैनेजर भी आगे बात कर सकता है इस वक्त। अच्छा लास्टली सर चौधरी साहब आपके सेंट्रल पंजाब के प्योर पक्के जट माशाल्लाह, गवर्नर साहब हमारे इलाके भावलपुर से हैं सर। क्या लगता है सर, आप तो हमेशा साउथ वर्सेस सेंटर की ये लड़ाई जारी रही, आपको कौन लगता है हु इज गोइंग टू विन सर? क्योंकि ये बलीग रहमान साहब भावलपुर के हैं सर। अगर तारीख देखें तो सर साउथ वाले ज्यादा जरा चालाक होते हैं, सेंटर वाले बड़े मासूम से होते हैं, तो उसके मुताबिक तो आपको जीतना चाहिए। नहीं, हमें जीतना चाहिए सर। साउथ वालों को जीत ये सर नहीं ये हमें लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे, मेरा ख्याल है आप हमें लॉलीपॉप दे के नीचे से अपना बंदा आप निकाल लेंगे सर। चलें सर जी, बड़ी मेहरबानी सर। बेचारे उनको नहीं समझ आती ना। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट 92 न्यूज़। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे नैब तरमीम का जो फल है वो मिलना शुरू हो गया। आज 2 बेनिफिशरी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सामने आए हैं, जिनको सबसे पहले इसका रिलीफ मिला है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे नैब तरमीम के हवाले से। इसके समरात जो हैं क्लासेस साहब फाइनली वो मिलने शुरू हो गए हैं और ये एक अहम फैसला है जिससे पता ये लग रहा है, ये तासुर मिल रहा है कि ये जो बेनिफिशरीज थे वो अल्टीमेटली जो तरमीम जिस तरह से कराई गई थी वो उसका फ़ायदा आना शुरू हो गया। ये वो चीज़ें थी जिसकी बात इमरान खान साहब करते थे और जिसका वो रोला डालते थे और हम कहते थे खान साहब एक मेहरबानी फरमाए, लेकिन वो खान साहब ही क्या जो किसी की बात सुने। अच्छा, कामयाब लोग ना अपनी मर्जी से चलते होते, इसमें उनका कसूर भी नहीं है। जो बंदा अपने तरीके से ज़िंदगी में कामयाब होगा ना तो वो किसी की नहीं सुनेगा। वो कहेगा आप इतने समझदार थे तो आप आते ना मेरी जगह, आप वज़ीर आज़म लाग के बैठते, आप कौन होते मुझे मशवरे देने वाले, बताने वाले। अगरचे अपने अंदर खाते उसको पता होता है मैं ब्लंडर्स क्या मार रहा हूँ। इसी चीज़ पे हम कहते थे कि आप मेहरबानी फरमाए कौमी असम्बली से ना जाएं बाहर। इन्हीं चीज़ों के लिए कहते थे कि उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस भी चेंज कर लिया, उन्होंने जनाब वो EVM भी आपकी चेंज कर ली, ओवरसीज वोटर भी चेंज कर लिया, नैब चेयरमैन भी लगा लिया, आपस में मिला के। आप अगर बैठे होते, अपोजिशन लीडर आप होते ना, तो आप नैब चेयरमैन ना लगने देते, भाई कम से कम इन पे रजिस्ट करते, इन पे इश्यूज को उठाते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और हाउस के अंदर ये बैठ के रजिस्ट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन खान साहब माई वे और हाई वे वो तो खेलते हैं जनाब के अगर मेरी बारी है तो ठीक है। हम उस बचपन में करते, क्रिकेट खेलते थे ना, मुझे याद है, अपनी बारी खेली और उसके बाद आउट हुए तो लड़ाई लड़ूई करके तो टूर गए, तो फिर हमने दूसरे को बारी नहीं देनी होनी। ये तो काम हमने सारी उम्र किए हुए, सारे पूरे मुल्क ने किए हुए अल्लाह के फजल से। सो अपनी बारी लेने के बाद उन्होंने मैं तो नहीं खेलता अब, ये उसके नुकसान आज ये हो रहे हैं। अब उन्होंने मर्जी से तरमीमें कराई हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने अपने आपको बेनिफिट्स दिए हैं, फ़ायदे दिए हैं, सब कुछ किया इन्होंने ये जो थे इसमें। और मेन बेनिफिशरीज जो आप इस वक्त तक देखें सब पे नैब पे केसेस थे, सारी चीजें थी। अच्छा, इमरान खान साहब पता क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्हीं चीजों से बदनामी तो इनकी हो रही, वोट मेरा बन रहा है। लोग कहेंगे देखा इमरान खान साहब जो है ना वो ठीक कहते थे कि ये लोग जो है ना चोर हैं, डाकू हैं, आएंगे अभी तरमीमें करवाएंगे और सारा कुछ करवा लेंगे। सो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हो गई हैं तरमीमें, केसेस वापस हो, क्योंकि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पोलिटिकल मैलेज के लिए। नुकसान आपका हमारा हुआ है। जो हम अब्दुल्ला की शादी में वो कहते हैं ना, अब्दुल्ला दीवाने वाला हिसाब है हमारी बेगानी की शादी में, वो हम लोग हैं। खान साहब भी उतने ही मैं समझता हूं इनका कसूर है कि अगर ये हाउस में बैठे रहते बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती थी, हो गई हैं। अब इसमें जो बेनिफिशियरी हैं आज जो उसमें आई है कि एक अब तक उसमें 80% जो है उसमें जो केसेस हैं इस एलीट के हुए हैं,
इसाक डार साहब भी वापस आ गए माशाल्लाह। उसको मिफ्ता इस्माइल साहब वाले केस वो तो खैर जमानतों पे थे, फिर उस सलमान वो शबाज शरीफ भी आ गए। एक आध दिन रोला पड़ता है थोड़ा सा अखबारात में, टीवी चैनल्स पे शो हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अगले दिन इट्स ए न्यू नॉर्मल। मतलब इस मुल्क में इतने बम फटे हैं, इतने स्कैंडल का हमें याद नहीं है कि परसों काल परसों क्या इश्यूज थे, हम भूल चुके हैं। अब जरदारी साहब के देखें, सबसे बड़ा वो जो था ये था इन पे स्कैंडल था जो पहला आया था जरदारी साहब पे, इन तोशा खाने से गाड़ियां ली। नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने इनको सऊदीज ने गाड़ी दी थी 2007 में जब ये वापस आए थे। यूसुफ गिलानी साहब पे था कि आपने इन पे, गिलानी साहब पे ये था इल्ज़ाम था कि आपने उस वक्त रूल रिलैक्स करके आसिफ अली जरदारी साहब को गाड़ियां क्लियर करने में मदद दी थी, इन पे ये इल्ज़ाम था। अब ये पता चला है कि उन्होंने नैब का तरमीमी एक्ट करके ज़रा देखते जाएं जनाब कि क्या क्या कुछ यहाँ पे जरदारी साहब एंड कंपनी ने काम किया, गाड़ियाँ मिली। अच्छा वो कहते हैं जो नैब का रेफरेंस था उसमें ये लिखा, कितने सीरियस इल्ज़ाम हैं ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पे कि नवाज शरीफ साहब को 1991 में एक इनको मर्सिडीज़ मिली थी, उन्होंने बगैर कोई दरख्वास्त दिए उन्होंने वसूल कर ली थी 17 साल बाद। अच्छा जरदारी साहब पे 13 करोड़ रुपए समथिंग की 3 नई गाड़ियाँ जो है ना उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए में ले ली उन्होंने। अच्छा असल कीमतें जो थी इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने वो कम करवाई थी, वो इल्ज़ामात थे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पे 15% ड्यूटी टैक्सेस जो हैं अदा करके तोशा खाना से गाड़ियाँ ली गई। ये इसमें लंबी चीज़ है कि इनको मुत्तहिदा ये यूएई हो गया, लिबिया, उन्होंने जरदारी साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी। फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जरदारी साहब ने इन तहफ़ के बारे में आगाह किया, ना तोशा खाना में जमा करवाया। जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लग रहे हैं ना इस वक्त, ये प्रैक्टिस है। ये सारे के सारे हुक्मरान एक तरह सोचते हैं, एक तरह की वारदातें उसमें जमा करवाते हैं। अब जो यूएई ने इनको BMW दी थी उस वक्त, उसकी 2 करोड़ और 73 लाख रुपए इन्होंने कीमत लगवाई थी और इन्होंने 40 लाख रुपए इन्होंने दे के BMW रखा। अब BMW 40 लाख रुपए की मिलती है, जो न्यू सीरीज की थी, ले ली खैर इन्होंने। और इन्होंने बताया कि कितना इनको टोयोटा लेक्सस मिली, इनको जरदारी साहब को 5 करोड़ की। सवाल ये है कि यूएई वाले जो हैं वो जरदारी साहब पे इतने क्यों मेहरबान थे? बहुत सारा ये सवालात भी इस पे उठ सकते हैं। लिबिया से मिली, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जनाब क्लिफ्टन पे कुछ इनके हैं कोई इल्ज़ामात थे, कोई इनमें कोई मतलब अमाउंट्स जो थी, इनकी ट्रांजैक्शन थी जरदारी साहब ने, जो नैब रेफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़े इनकी डाउटफुल थी। फिर कोई जैली अकाउंट थी, अब्दुल मजीद गनी साहब का नाम आ रहा था। फिर इनकी गाड़ियों की कीमत थी, अंसारी शुगर मिल के नाम आ रहे हैं। फिर गाड़ी की ड्यूटीज़ हैं, फिर अखराजात हैं। फिर जरदारी साहब के साथ शरीक मुलजमान थे अनवर मजीद और अब्दुल मजीद गनी साहब का नाम आ रहा है। साहब जरा उनका भी वो जो चीज़ें हैं ना इस वक्त यहाँ से वो हट गई होंगी। सो कहने का मतलब ये डिटेल्स आप वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, सामने आ रही होंगी आपकी। अच्छा क्लास साहब, इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने पिटीशन दायर की हुई है इन्हीं नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस पिटीशन के हक में फैसला आता है तो ये जो तमाम तर फैसले हैं इनकी कानूनी हैसियत उस वक्त रिवर्स हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इनको करार देती है। वैसे माजी में प्रैक्टिसेस हैं भी सही कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो समझे हैं उन्होंने कि इन्होंने पर्सनल स्पेसिफिक बनाए हैं, अपने आप को वो करने, डैमेज के अपने आप को फ़ायदे देने के लिए बनाए हैं। तो माजी में इस तरह की चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि बेंच इसको किस तरह देखते हैं। बेंच ये भी कहते हैं जी हम क्या करें, पार्लियामेंट के लॉज हैं, पार्लियामेंट ने करे हैं। तो इमरान खान साहब को भी कह नहीं रहे थे जो गए हुए हैं, उन्होंने कहा आप हमारे पास से दौड़े हुए आ गए। जहाँ पे आपको बैठना चाहिए था, पार्लियामेंट में होना चाहिए, वहीं बैठ के एजिटेट करते, वहीं बैठ के रजिस्ट करते, वो फोरम तो आपने दिया छोड़। ये वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई हैं सारी। वो छोड़ने के बाद 2 वकील का मुफ्त के वकील मिले हुए साहब जरा, हर को किसी को सेनेट की टिकट चाहिए, तो किसी ने अटॉर्नी जनरल बनना है, तो किसी ने लॉ ऑफिसर, किसी ने यहाँ पे आपका लॉ सेक्रेटरी बनना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको आप अपने वकीलों को देते हो। तो सो यहाँ मुफ्त के वकील आपको मिले हुए हैं, तो मुफ्त के वकीलों को तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिए पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा भाई साहब अपने क्लाइंट से पूछें, ये जो हमारे पास आए हैं ये वहाँ पे पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठे, ये चीज़ें वहाँ पे आपको करनी चाहिए थे, रोले डालने चाहिए थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का उनको इन चीज़ों का पोलिटिकली फ़ायदा हो रहा है। वो कहेंगे जनाब यही मैं कहता था कि मुझे हटाने का मकसद क्या था कि जितने इन पे केसेज हैं, नवाज शरीफ साहब पे केसेज हैं, जरदारी साहब पे हैं, गिलानी साहब पे हैं, डार साहब पे हैं, सलमान साहब पे हैं, एंड मैनी मोर, इन तमाम को इन्होंने क्लीन चिट लेनी थी, इन्होंने इनको सेटल करवाना था। बड़ी लंबी लिस्ट है जो हमने आपके सामने। और वही बात है कि प्रायोरिटीज जो हैं वो इस मौजूदा गवर्नमेंट की वो बड़ी क्लियरली सामने आ रही है। इस तरह की चीजें जब होती हैं, इनका लगता ये है कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी मां सिवाय ये जो इन्होंने डाला था ना कि हमें डराया गया था कि वो जनरल फैज आ जाएंगे नवंबर में, इमरान खान साहब खा जाएंगे और जनरल फैज जो है ना मिस्टर प्यूटन बनेंगे। ये भी बहुत बड़ी एक नई मिथ क्रिएट की गई थी। और ये बहुत सारे लोग कहते थे, मैं बाज को जानता हूँ जो बड़े करीब थे इनके इमरान खान साहब के, जनरल फैज साहब के, वो कहते होते थे महफिलों में कि आप देखिएगा जनाब जनरल फैज जो है ना पाकिस्तान के प्यूटन बनेंगे। तो मैं उनको हंस के कहता होता सबसे पहले
फिर प्यूटन साहब के दौर में जो कुछ होता है ना वहाँ सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ, लोगों के साथ, ज़रा वो भी पढ़ लीजिएगा। शौक तो बड़ा आप लोगों को मिस्टर प्यूटन है का। खैर, उन्होंने इनको मिस्टर प्यूटन से इनको डराया था। इन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने, जो आपको याद होगा खुरम दस्तगीर साहब ने हामिद मीर साहब के शो में कहा भी था, पता ये चला था, बात ठीक थी वो, मतलब मिस्टर प्यूटन साहब का नाम था, डराया उनसे किया था। एक्चुअली तो आप लोग ये काम करवाने आए थे, नवाज शरीफ साहब पे केसेस खत्म होने थे, मतलब उसके बाद जरदारी साहब पे, गिलानी साहब पे, डार साहब पे। अच्छा, इन्होंने चुपके से लगे रहे हैं, ये अपनी वारदात में लगे रहे, इन्होंने कोई उस पर रिलैक्स नहीं किया, कोई रियायत नहीं की। इन्होंने नैब लॉज चेंज किए, इन्होंने जनाब या तो ईवीएम इन्होंने चेंज किए, उसमें जो ये मशीनों के जरिए इलेक्शन करवाना था खान साहब ने, ओवरसीज वोटर के वाले मसले थे वो ख़त्म किए, और खान साहब बाहर बैठ के ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो उस पर खुश होते रहे कि आपके पास ठीक है, मैंने नहीं कहा था आपको, आई टोल्ड यू सो। बहरहाल और मईशत जो है वो बिल्कुल इनकी प्रायोरिटी पे नहीं थी, कहीं भी नहीं ये चीजें क्लियर हैं। क्विकली एक छोटा सा मैं सवाल ये करूंगी कि जिस तरह से इमरान खान साहब ये इल्जाम लगाते थे कि जब जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो उनका नैब पे कंट्रोल था, और उनके कंट्रोल की वजह से अब ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही, ऑब्वियस नहीं हो रही कि अगर वाकई कोई कंट्रोल ना होता, नैब आजाद होती, तो ये जो मुल्जिमान हैं जिनको अभी रिलीफ मिला, इनको ना मिल पाता। शुक्र करें इमरान खान साहब कि कंट्रोल अगर जनरल बाजवा साहब का भी था होगा, डेफिनेटली मिल के काम कर रहे थे। जनरल बाजवा साहब तो डार्लिंग थे इनकी, खान साहब की, ये तो बल्कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो तो बैठ के सबको, सहाफ़ियों को, मीडिया मालकान को बैठ के उनको समझाते थे कि बिहेव योर सेल्फ, और खान साहब को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लंबी कहानी है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा। तो उसी नैब ने, वो जो कंप्रोमाइज नैब था, तो उसने इनके वजीरों को भी तो नहीं पकड़ा ना। उन्हें जस्टिस जवेद इकबाल ने, आपको याद है मेरा ख्याल है उनका जवेद चौधरी साहब के कॉलम में लिखा था, उनकी जस्टिस जवेद इकबाल से मुलाकात हुई थी, मैं कल कहूँगा निकाल के उसके स्लाइड्स आपको पढ़ा देंगे। उन्होंने कहा, जस्टिस जवेद ने कहा था कि अगर मैं इंसाफ पे चलूँ ना और मैं इमरान खान के वजीर पकड़ लूँ तो ये हुकूमत कल गिर जाएगी। सो इमरान खान साहब के तो किसी वजीर को नहीं पकड़ा गया। जुल्फी बुखारी साहब पे इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी बंद होगी। आजम सवाती साहब एंड कंपनी, वो भी बंद होगी। आपका एल स्कैंडल आया, आपका चीनी स्कैंडल आया, वीट स्कैंडल आया, आपका यहाँ पे पेट्रोल स्कैंडल आया, मतलब इतने दर्जनों स्कैंडल हैं, आपके तो किसी वजीर को नहीं पकड़ा गया ना। सही। फिर नैब अगर कंप्रोमाइज था तो इमरान खान साहब को भी उसका फायदा हुआ है, अगर उनको दूसरों को फायदा हुआ है। नैब को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, जो आता कि है जनाब, उसके बाद अपने अपने फायदे जो थे ना उन लोगों ने अपने उठाए हैं। बिल्कुल, बहरहाल ठीक है, दोनों साइड को फायदा हुआ है नैब की वजह से। बिल्कुल। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे 100 अरब रुपए का मुबैना स्कैंडल है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। कल हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी, इसी के ऊपर फर्दर डेवलपमेंट क्या है, इसके और डिटेल्स क्या सामने आई है, बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सबीउल हसनैन, रिपोर्टर हैं। सभी, कल हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी और आपने बड़ी डिस्टर्बिंग डिटेल्स थी जो सामने आई थी। 100 अरब रुपए का मुबैना ये स्कैंडल है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है। फंड्स हैं जो कि पंजाब के तमाम अजला में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, लेकिन कुछ अजला, इनफैक्ट 2 अजला हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूट हुए और उसमें अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। तो ये बताइएगा जरा, ये कौन लोग हैं जिनको नवाजा जा रहा है और इसमें परवेज इलाही की फैमिली के कौन से लोग हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं इससे? देखें, इस दरख्वास्त में जो कहा गया है कि परवेज इलाही जो वजीर आला हैं, इसके अलावा इनके बेटे मोनस इलाही, हुसैन इलाही और वजात हुसैन के हलकों के लिए जो है तो ये फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके भतीजे साजिद भट्टी के हलके में भी जो है तो वो मुख्तस किए गए हैं, उसके लिए भी फंड्स तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा के मुख्तस किए गए। ये इल्जाम है दरख्वास्त। ब्रेकअप बताएंगे जरा, मतलब है कि हल्का वाइज बताएंगे कि कितने मूरिस के हल्के में कितने गए हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब को, वजाहत साहब, हुसैन साहब, ये साजिद भट्टी साहब की ब्रेकअप है आपके पास? अब बिल्कुल, इसमें जो दरख्वास्त है उसमें डिमांड बताई गई है कि किस हल्के में किसने कितने पैसे डिमांड किए हैं। जिले गुजरात के तरक्याती कामों के नाम पर तकरीबन 2600 है, उन्होंने 5 मंसूबों के लिए 498 मिलियन रुपए डिमांड किए हैं। और पीपीटीज के इलाकों के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 4 मंसूबों के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए की डिमांड की है। इसके अलावा NA58 से जो मुंतखब है कौमी असम्बली मेंबर चौधरी हुसैन इलाही, उन्होंने 1 मंसूबे के लिए 500 मिलियन रुपए डिमांड किए हैं। PP71 से एहसन जहांगीर भट्टी ने 3 मंसूबों के लिए 428 मिलियन रुपए डिमांड किए हैं। इसके अलावा
NA87 से शौकत अली भट्टी ने 2 मंसूबों के लिए तकरीबन 500 रुपए जो है 500 मिलियन रुपए डिमांड किए हैं। PP69 से मामून जाफर तारड़ ने 3 मंसूबों के लिए 500 मिलियन रुपए डिमांड किए गए और PP68 से गुलरेज अफजल चंद ने 3 मंसूबों के लिए 500 मिलियन रुपए डिमांड किए। इसके अलावा PP66 से जो मेंबर सूबाई असम्बली है मोहम्मद तारिक तारड़, उन्होंने 3 मंसूबों के लिए 506 मिलियन रुपए डिमांड किए हैं और PP67 से साजिद अहमद खान भट्टी ने 10 मंसूबों के लिए 1038 मिलियन रुपीस का ये डिमांड की है। PP46 साजिद भट्टी साहब पे इतनी मेहरबानी क्यों है? माशाल्लाह बड़े, ये वही साजिद भट्टी साहब तो नहीं है अगर मैं गलत नहीं कह रहा? एक FIR दर्ज हुई थी मोने सलाई साहब पे, जिसमें इन्होंने उसमें साजिद भट्टी साहब को बड़ा रोल बताया गया था। मेरा ख्याल कल जरा आप थोड़ी सी उस पर तवज्जो भी दें। वो एक FIR थी जो बाद में मेरा ख्याल है जब ये आए थे ठीक है उस एंटी करप्शन ने या उन्होंने बंद कर दी थी, कल जरा उसको FIR तो निकाले, उसमें साजिद भट्टी साहब का बड़ा जिक्र है माशाल्लाह। जरा इन चीज़ों को मिला के देखेंगे तो यू विल गेट अनदर बिग स्टोरी। ठीक है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और सभी इसके ऊपर डेफिनेटली हम आपसे फॉलो अप करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। सो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।